Friends, greetings of the day. A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time t. Which of the following curve best describes acceleration of the block with time? तो हमें दिया गया है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू जीरो पे जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी क्या है जीरो है। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वुडन ब्लॉक का। तो ये रहा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें फोर्स एफ लग रहा है राइटवर्ड, और मान लेते हैं ब्लॉक का मास जो है सो एम है, और ये जो फोर्स है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। लीनियर इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इससे एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाय मास। और हमें दिया हुआ है कि फोर्स जो है सो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। इसका मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू के टी। इसमें के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जो इक्वेशन 2 है एफ बराबर के टी, इसको अगर इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन एफ की जगह पे हम क्या रखेंगे, के टी रखेंगे, है ना, बाय एम, है ना। तो इसमें के और एम दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, टाइम है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जो है टाइम के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स होता है। जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो भी तो एक लीनियर इक्वेशन है ना। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन तो होगा, है ना, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट जो है सो ओरिजिन पे ही रहेगा, क्योंकि जो ब्लॉक है इनिशियली क्या है, एट रेस्ट है ना, इनिशियली रेस्ट है। इसका क्या मतलब, उस समय जो है सो उसका एक्सप्रेशन जीरो रहा होगा, है ना, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा इस केस में वो हमारा ग्राफ ये बनेगा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करे। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। आइए हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप, है ना। जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है हमें, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज। अब हमें निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगा नेट फोर्स का जो पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है। हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेशन हो जाएगा, dr बाई dt हो जाएगा। वो क्या होगा, 10t का डेरिवेशन क्या होगा, 10t का डेरिवेशन अगर टाइम के साथ होगा तो क्या होगा, 10 होगा, है ना। उसी तरह से 15t स्क्वायर का क्या होगा, 15t स्क्वायर 30t j कैप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि मान लीजिए x टू द पावर n है ना, तो इसका डेरिवेशन d बाई डी एक्स जो है x टू द पावर n का योग क्या हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है ना। 10t का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 15t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 30t हो जाएगा, है ना। फिर एक्सलेशन क्या होगा, वेलोसिटी का डेरिवेशन होगा टाइम के साथ, dv बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, 10 i कैप क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। 30t का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर क्या होगा, ma होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 30 j कैप है इंटू m हो जाएगा, है ना। तो 30 m j कैप हो जाएगा, होगा, है ना। तो इसलिए इसके फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, j कैप के डायरेक्शन में, है ना, j कैप के डायरेक्शन में। इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, पॉजिटिव y एक्सिस। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। थ्री फोर्सेस F1 इज इक्वल टू क्या है, 10 न्यूटन, है ना। F2 इज इक्वल टू क्या है, 8 न्यूटन है। F3 क्या है, 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg. The forces F2 and F3 are applied perpendicularly so that the particle remains at rest, है ना। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस है। If the forces F1 is removed, अगर F1 रिमूव हो जाता है, then the acceleration of the particle is। तो आइए हम इस डायग्राम से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमें दिया हुआ है कि F2 और F3 जो है परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए हम XY प्लेन ले लेते हैं। तो मान लीजिए F2 एक्ट कर रहा है x डायरेक्शन के अलॉन्ग और F3 एक्ट कर रहा है y डायरेक्शन के अलॉन्ग, है ना। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम r वेक्टर से। और जो F1 है वो 10 न्यूटन है, वो
रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट होगा, F2 F3 का जो रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा, तभी तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा, तभी तो ये सिस्टम जैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब कहा जा रहा है कि अगर F1 रिमूव कर दे, एक तो बात हमें समझ में आ गया कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 के बराबर होगा, आ गया ना, कि जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, है ना, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर के बराबर होगा। अब ये सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है, तो मास क्या है 5 केजी दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ से F वेक्टर बाय m, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया, डिवाइडेड बाय 5 केजी, है ना, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स along x axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation v is equal to 10 root x मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज, हमें फोर्स निकालना है बॉडी पे कितना एक्ट हो रहा है। इसमें दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वेलोसिटी का रिलेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो किस तरह से है, v इज इक्वल टू 10 रूट एक्स, है ना, इस तरह से, है ना, और ये कोई बॉडी है ना, और मान लीजिए ये राइट वर्ड मूव कर रहा है ना, जिसका मास जो है 500 ग्राम है, गिवन है। तो हम जानते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे v हमें क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो 1/2 का ही तो पावर है। तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि x टू द पावर n का जो डेरिवेशन होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1, है ना, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 5 बाई रूट एक्स, है ना, क्योंकि ये माइनस 1/2 आ जाएगा ना, है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 3 को अगर हम दो में यूज करें, इक्वेशन 2 में अगर यूज करें तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, 10 इंटू 5 बराबर 50 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है, 500 बाय 1000 इंटू 50 बराबर 25 न्यूटन, है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 25 न्यूटन। आइए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करें। At any instant, the velocity of a particle of mass 500 gram is 2t I cap plus 3t square j cap। मतलब मास हमें दिया हुआ है 500 ग्राम और इंस्टेंट वेलोसिटी जो है हमें दिया हुआ है 2t I cap plus 3t square j cap। If the force acting on the particle at t is equal to 1 second, I cap plus x j cap Newton, then the value of x निकालना, हमको फोर्स दिया हुआ है t is equal to 1 second पे I cap plus x j cap, है ना, तो फोर्स क्या दिया हुआ है I cap plus x j cap एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना, मास हमें दिया हुआ है 500 ग्राम और वेलोसिटी भी हमें दिया हुआ है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, है ना, तो इसको t के साथ अगर डिफरेंशिएट करें तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है, उसी को यूज करना है। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है टाइम के साथ यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, तो उसमें t इक्वल टू 1 सेकंड दे दीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप, क्योंकि यहाँ पे t की जगह पे 1 दे देंगे ना, तो हमें एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा m मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन, है ना, इस ग्राम को हम क्या कर रहे हैं केजी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, केजी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, है ना, क्योंकि 1 केजी कितना होता है 1 केजी बराबर क्या होगा 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ रहा है आई कैप प्लस 3j कैप, है ना। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है आई कैप प्लस 3j कैप, ये तो फोर्स है ना, और हमें दिया हुआ है कि फोर्स क्या है आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो इस दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो आई कैप प्लस एक्स जे कैप क्या होना चाहिए आई कैप प्लस 3j कैप। इससे हमें क्या आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ जो जे है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ आई तो इक्वल है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ जे है वो भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि वेक्टर इक्वल है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए हमारा वैल्यू जो है एक्स का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा 3। आइए अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m
है ना, मास m दिया हुआ इज मूविंग इन द xy प्लेन such that its velocity at a point xy is given as v is equal to alpha into yx cap plus 2x y cap, है ना, where alpha is a non-zero constant, है ना, अल्फा कांस्टेंट है, नॉन जीरो. व्हाट इज द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, हमें फोर्स निकालना है ना. तो आइए इस डायग्राम से समझते हैं कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पार्टिकल P है तो उसके पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा. तो वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कि अल्फा इंटू वाई एक्स कैप प्लस 2x y कैप, है ना. तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, है ना. मतलब टाइम के साथ हमें डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट का क्या होगा, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो अल्फा ही रहेगा, है ना. और y है तो dy बाई dt, x का प्लस 2 इंटू एक्स का क्या होगा, dx बाई dt इंटू वाई कैप. तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू वी वाई एक्स कैप प्लस 2 वी एक्स वाई कैप, क्योंकि dy बाई dt क्या आ जाएगा, जो वेलोसिटी होगा y कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो हमें dy बाई dt देगा, है ना. उस तो dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमें देगा, है ना. तो ये एक्सलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू वी वाई. यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्फा मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हमें भूलना नहीं है. तो 2 अल्फा एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, 2 अल्फा एक्स हो जाएगा. उसी तरह से यहाँ पे vx है ना, तो vx तो इसका मतलब है कि x कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, अल्फा y है, अल्फा y है, तो यहाँ पे अल्फा y लिख देंगे, है ना. तो a, इसलिए एक्सलेशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस 2 अल्फा स्क्वायर वाई वाई कैप, है ना. और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है. तो मास और एक्सलेशन हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम एक्सलेशन ले लेंगे, है ना. तो मास इंटू एक्सलेशन, तो मास इंटू यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे एक्सप्रेशन को, उससे हमें एफ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर एम इंटू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, है ना. इसको हम रीअरेंज करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, 2m अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, है ना. तो हमारा फोर्स जो होगा एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, 2m अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, है ना. अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमें मैच कर रहा है, इससे 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, है ना. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. A block of root 3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T is, है ना. इस केस में हमें ये दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है √3 kg, ये मास है √3 kg, है ना. वो अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो अटैच है वॉल से, वो अटैच्ड है वॉल से. और एक अननोन फोर्स लग रहा है, एक अननोन फोर्स लग रहा है ना, एफ, किस पे, स्ट्रिंग पे लग रहा है, जो कि 30 डिग्री बना रहा है वॉल से. तो ये जो एंगल दिया हुआ ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना. और हमें निकालना है कि इस वायर में टेंशन क्या होगा. तो आइए हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस प्रॉब्लम का. तो ये हमारा वॉल रहा, है ना. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है ना. यहाँ पे जो राइट वार्ड है वो एफ लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है ना. इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा है और नीचे ये जो ब्लॉक है उसका वेट लग रहा है ना. तो इस पॉइंट पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं. तो इस तरह के प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट है कि अगर 3 कंकरेंट फोर्सेज हो, मान लीजिए वो F1 हो, F2 हो और F3 हो, ठीक, और ये इक्विलिब्रियम में रहे, और ये जो एंगल है जैसे F1 का अपोजिट जो है ना ये एंगल ये अल्फा है ना. F2 के अपोजिट ये बीटा है ना. और F3 के अपोजिट ये गामा है. तो इस केस में हम लेमिस थ्योरम का यूज करते हैं. लेमिस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो रेशियो है फोर्स का और उसके अपोजिट एंगल जो है उसके साइन का वो बराबर होता है सारे फोर्स और उसके अपोजिट एंगल के साइन का. जैसे F1 बाय इसके अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा है, तो F1 बाय साइन अल्फा जो कि इक्वल टू हो जाएगा F2 बाय साइन बीटा, है ना. क्योंकि यहाँ पे जो F2 है यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल क्या है, बीटा है ना. इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा हो जाएगा. तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हमें ध्यान देना है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय में. जब भी हमें कंकरेंट फोर्सेज रहे ना, 3 कंकरेंट फोर्सेज रहे और वो इक्विलिब्रियम में रहे तो हमें लेमिस थ्योरम का यूज करना चाहिए. तो इस केस में 3 कंकरेंट फोर्सेज है ना, F है, एक T है, एक W है ना. तो इसमें हम लेमिस थ्योरम का आइए यूज करते हैं. तो लेमिस थ्योरम का यूज करेंगे तो T जो टेंशन है उसके अपोजिट कितना एंगल बन रहा है,
तो W और F के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो T बाई साइन 90 हो जाएगा। उसी तरह जो F है, F के अपोजिट में कितना बन रहा है, क्योंकि ये अगर 30 डिग्री है, ये वाल से ये जो स्ट्रिंग है अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पैरेलल है और वर्टिकल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा क्या स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा क्या स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है। तो अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 150 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए एफ बाय साइन 150 हो गया। उसी तरह से डब्लू है, डब्लू के जस्ट अपोजिट में कितना एंगल लग रहा है, ये तो 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना है, 120 हो जाएगा, तो ये साइन 120 हो जाएगा। तो इस सब का जो रेशियो है फोर्स और साइन एंगल का वो बराबर होगा लेविस थ्योरम के तहत। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टी बाई साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो टी बाई 1 मतलब टी इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, हमें तो डब्लू दिया हुआ है ना, तो डब्लू बाय साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, cos 30 हो जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब w क्या दिया हुआ हमें, √3 kg है, इंटू जी, क्योंकि ये मास है ना √3 kg, तो मास इंटू जी वो जो है सो वेट हो जाता है, तो √3g डिवाइडेड बाई cos 30 कितना आता है, √3/2 आ जाता है। तो इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा 2g, है ना, क्योंकि ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और g का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में कि g का वैल्यू हमें 10 लेना है ना, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 न्यूटन, तो इसलिए जो रिक्वायर्ड टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी 20 न्यूटन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। फॉर ए फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर, four forces are applied in the x and y directions. What additional force must be applied and at what angle with positive x-axis so that the net acceleration of the body is zero? यहां पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो 5 न्यूटन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, उसी तरह से जो 6 न्यूटन है ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, उसी तरह से 7 न्यूटन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, और ये 8 न्यूटन जो है सो निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। और हमसे पूछा गया है कितना एडिशनल फोर्स एफ लगाएं जिससे कि इस सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाए, नेट एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस केस में हमें एडिशनल फोर्स के साथ साथ हमें एंगल भी बताना है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जो एडिशनल फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे तब। हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो जो फोर्स है, समेशन जो फोर्स का है ना, जो फोर्स का समेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक कंसेप्ट है कि फोर्स जो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें ए नेट क्या है, जीरो दिया हुआ है, इससे क्या हो गया, ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ के अनुसार एफ नेट बाय एम, है ना, जो कि जीरो है। तो इससे क्या हमें निकल गया कि एफ नेट क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया, है ना। तो हम जब समेशन ऑफ फोर्स करेंगे ना, समेशन ऑफ फोर्स करेंगे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो एफ नेट है वो क्या समेशन ऑफ फोर्स ही तो है। तो आइए हम सारे फोर्सेस को लिखें। तो यहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो एफ वेक्टर लग रहा है ना, उसके बाद हमें 5 आई कैप लग रहा है, जो 5 न्यूटन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है वो लग रहा है, 6 न्यूटन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए उसको क्या लिखेंगे, -6 आई कैप लिखेंगे। उसी तरह से 7 न्यूटन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए उसे हम 7 जे कैप लिखेंगे। उसी तरह से 8 न्यूटन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए उसे हम -8 जे कैप लिखेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये एडिशनल फोर्स ये जब अप्लाई होगा इस सिस्टम पर तब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का जो है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, है ना, जो कि 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 हो जाएगा। और एंगल निकालने के tan थीटा है, इसके y कंपोनेंट के फोर्स का और x कंपोनेंट जो है फोर्स का उसका रेशियो ले लेते हैं, तो tan थीटा क्या होगा, FY FX हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, जे कैप का वो 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ
आई कैप क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो tan थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। इससे थीटा tan इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री होता है, मतलब tan 45 डिग्री जो है 1 होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा √2n जो कि मैग्नीट्यूड होगा और 45 डिग्री जो कि एंगल होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। A root 34-meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meters away from the wall as shown in the figure. If FF and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then the ratio of FW by FF will be. इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक लैडर है, मान लीजिए ये PQ एक लैडर है जिसका लेंथ √34 मीटर है, और ये QO ये वॉल है, और जो फीट है लैडर का वो 3 मीटर अवे है, मतलब 3 मीटर की दूरी पर है वॉल से। तो ये डिस्टेंस जो हो गया PO जो हो गया वो 3 मीटर हो गया। और हमें पूछा गया है जो फ्लोर पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि FF है, और जो वॉल पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है मान लो जो FW है, FW और FF का रेशियो हमें पूछा गया है। आइए सबसे पहले हम लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो लैडर है हमारा PQ। तो P पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में है, जो फ्लोर लगा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि राइटवर्ड लग रहा है। उसी तरह से पॉइंट Q पे, जो पॉइंट Q है लैडर का, इस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और पॉइंट Q पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट Q है ना ये फ्रिक्शनलेस वॉल पे लीन है, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन 0 रहेगा। और ये जो लैडर है PQ इसके मास है तो वो मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, और वो फोर्स होगा mg के बराबर। इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी फोर्स के कंपोनेंट को लिखने में। तो एक्स एक्सिस हमारा राइटवर्ड है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकली अपवर्ड है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसी फ्री बॉडी डायग्राम को हम जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं जिससे विजुअलाइजेशन में आसानी होगी, है ना। ये वाल है और किस तरह से लैडर है PQ उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए इसके जो फोर्सेस के जो नेट फोर्स के एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से उसके नेट कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जो होगा वो 0 हो जाएगा, और टॉर्क भी 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। तो इसके एक्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक्स कंपोनेंट अगर फोर्स के देखेंगे तो क्या है, F है और -N2 है जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F जो एक्स कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा, इसका क्या मतलब कि F -N2 0 हो जाएगा, F-N2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इससे क्या आ जाएगा कि F बराबर N2 होगा। उसी तरह से फोर्सेज के y कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, है ना। उससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि n जो वर्टिकली अपवर्ड है माइनस mg, क्योंकि mg डाउनवर्ड में है ना, n, और जो कि n जो है ना ये इसको n1 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने n2 लिखा है ना q पे, तो इसलिए n1 लिखते हैं। तो n1 माइनस mg क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो n1 क्या आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। f क्या हो गया, n2 के बराबर हो जाएगा, और n1 जो है सो mg के बराबर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब जो है सो पॉइंट P पे हम टॉर्क लेते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट P पे टॉर्क भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क जब पॉइंट P पे लेंगे तो टॉर्क जो N1 का होगा और F का फ्रिक्शन फोर्स का जो होगा उस दोनों का टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F होता है, और R क्या है हमारा, N1 और F के लिए 0 है क्योंकि वो पॉइंट P पे ही तो है, इसलिए पॉइंट P पे तो R है N1 के लिए और F के लिए वो 0 है। इसलिए इसके कारण जो N1 है और F के कारण वो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा टॉर्क किस किस कंपोनेंट के कारण होगा, mg के कारण होगा कि N2 के कारण होगा, है ना। तो आइए लिखते हैं टॉर्क के कंपोनेंट। तो N2 इंटू एल साइन थीटा, है ना। मान लीजिए PQ का लेंथ अभी फिलहाल जो है सो L है, मान लेते हैं L है अभी।
क्योंकि हमको एल का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है √34 मीटर, जो कि हम बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। तो टॉर्क हो जाएगा N2 इंटू एल साइन थीटा। एल साइन थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो वो क्या हो जाएगा, एल अगर ये है और ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो क्यूओ क्या हो जाएगा? क्यूओ क्या होगा? एल साइन थीटा होगा। इस डायग्राम से हम और अच्छे से देख सकते हैं कि क्यूओ क्या हो जाएगा। एल एल है ये, तो इसका जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो होगा वो एल साइन थीटा हो जाएगा। N2 इंटू एल साइन थीटा माइनस, और क्योंकि हम जो है सो टॉर्क जो है ना, उसका डायरेक्शन जो है सो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो N2 के कारण जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव होगा, है ना, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया साइन। और mg के कारण जो है सो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसको हमने माइनस लिया है। तो mg इंटू, और mg का जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उस इस पॉइंट P से, L/2 cos थीटा हो जाएगा। इसलिए माइनस mg इंटू L/2 cos थीटा, ये टॉर्क का कंपोनेंट है mg के कारण, वेट के कारण, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, 0 है। इससे हमारा N2 क्या आ जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो mg/2 cot थीटा, है ना, क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या cos बाय साइन थीटा है ना, इंटू mg/2 आ जाता है, mg/2 cot थीटा आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो एफ डब्ल्यू जो है, जो वाल पे जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स वाल पे कौन कौन सा है, सिर्फ तो N2 ही तो है, और तो कुछ कोई भी फोर्सेज नहीं है वाल पे, है ना, क्यू पॉइंट पे। तो एफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, N2 है ना। और एफ एफ जो जो रिएक्शन फोर्स है फ्लोर से, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ और N1 का, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ और N1 का क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, √N1² प्लस एफ स्क्वायर, है ना। तो N2 हमने यहाँ से एक इक्वेशन 2 से हमने सॉल्व किया ना, mg/2 cot थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय √N1 क्या है हमारा, N1 यहाँ से हम निकालेंगे तो N1 क्या है, mg है ना, तो mg² प्लस, और हमारा f क्या है, वो N2 के बराबर है ना, और N2 क्या है हमारा, mg/2 cot थीटा है, तो हम यहाँ पे mg/2 cot थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा एफ डब्ल्यू बाई एफ, एफ इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई √4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ना पी क्यू ओ, इसको अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें दिया हुआ ना कि पी क्यू क्या है, जो लैडर का लेंथ है वो तो √34 है ना, और जो पीओ है वो 3 है, तो पैथागोरस थ्योरम से हम क्यूओ निकालेंगे जो कि 5 आ जाएगा, है ना। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आएगा 3/5, और यहाँ पे √4 प्लस 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√109 आ जाएगा। इसलिए जो हमारा आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, वो है ऑप्शन सी, 3/√109। आइए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ thin rods of uniform mass density is suspended with a string as shown in figure. If AB is equal to BC and the angle is made by AB with downward vertical is theta, then इसमें हमें दिया हुआ है कि AB है वो BC के इक्वल है, और जो वर्टिकल है वो AB से एंगल बना रहा है थीटा, और हमें निकालना है कि tan थीटा क्या होगा। आइए इस प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम को समझें। तो ये हमारा रॉड है AB और BC, है ना, और AB और BC जो है इक्वल है, यह दिया गया है, और जो वर्टिकल लाइन है उससे जो AB है वो एंगल थीटा बना रहा है। AB के मिड पॉइंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो AB के मिड पॉइंट पे mg एक्ट करेगा, है ना। तो मान लीजिए वो पॉइंट है C1, उसी तरह जो BC है उसका मिड पॉइंट जो होगा उस पे mg एक्ट करेगा, है ना, BC का मास, तो C2 पे mg एक्ट कर रहा है। अब जो है ये वर्टिकल लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से C2 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, और फिर B से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो B जो मीट कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, C2 से जो आ रही है वो M पे मीट कर रहा है ना, और ये A से जो वर्टिकल लाइन वो N पे मीट कर रहा है। और अगर ये BAN अगर ये थीटा है जो कि दिया हुआ है, तो हमारा एंगल जो BC2M जो होगा
वो भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि थीटा ये है तो ये 90 डिग्री है, ये इवन है ना। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल जो होगा ना वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम और जूम करके देखते हैं, क्योंकि जब ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वही है बी सी टू एम जो है वो वही एंगल है जो थीटा है। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए इसका टॉर्क जो है हम लेते हैं, और वो टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए हम लेते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ mg ही तो लग रहा है, उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए टॉर्क हो जाएगा जो C1 पे जो mg लग रहा है उसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू C1p, है ना। उसी तरह से जो C2 पे जो mg लग रहा है उसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू C2n, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो C1p क्या हो जाएगा, C1p हो जाएगा, क्योंकि AB अगर L है, AB अगर L है, मान लेते हैं AB जो है L है, तो C1a क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, है ना। तो C1p क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा। तो वही हमने लिखा है ना। और यहाँ पे mg और mg कैंसिल हो गया है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, C2n क्या है, C2m माइनस mn तो है, जो C2n है वो C2m माइनस mn ही तो है। और C2m क्या हो जाएगा, क्योंकि BC2 क्या है, L/2 है, तो C2m क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको C2m। और जो mn है ना, तो अगर B से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है जो पॉइंट ए से वर्टिकली है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो ये है, ये क्यू पे मीट कर रहा है ना, तो बी क्यू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और बी क्यू जो है वो एम एन के बराबर हो जाएगा। तो बी क्यू क्या होगा, एल साइन थीटा, उसी तरह तो वो क्या है, इक्वल टू एम एन है ना। तो ये एम एन के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, C2n हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, तो L/2 sin थीटा इज इक्वल टू L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा, वो क्या हो जाएगा, 3/2 L sin थीटा इज इक्वल टू L/2 cos थीटा। इससे हमारा tan थीटा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा इस केस में ऑप्शन डी। ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by. So we need to find the force on the pulley by the clamp. So in this figure we can see this is our clamp, and these are a string and pulley system, and this is pulley. The pulley has a small mass m and the block which has capital mass M. Now let us break this system into two parts. So first part will be mass capital M and a string system, and second part will constitute clamp, the string and pulley system. So let's draw the free body diagram of these two systems, the first system and the second system. So here is the free body diagram of the first system, where tension is acting upward and the weight of the block, that is mg, is acting downward. On the second part, where pulley and a string system is there, so here we can see pulley is there whose weight is mg and acting downward. Tension of the string is acting on the pulley, so one side it is acting on the leftward direction and another side it is acting on the downward direction, where it is attached to the block of mass capital M. Here is the coordinate system that will help us to formulate the equation in x and y coordinate system. Now in this case we can see that we have two unknown. One is tension T of the string and another is force N, which is the force on the pulley by the clamp. As we know, if we have two unknowns, then we need to formulate two equations in order to solve these unknowns. So our first equation will come from the part 1. So Tj cap, because vertically upward is y-axis.
So T j cap is equal to mg j cap, because T j cap minus mg j cap is equal to 0, because the system is in equilibrium. So net force is 0. So from this we can find T j cap is equal to mg j cap. This implies that the T or magnitude of tension will be mg. So this will be our first equation. And from second part of the free body diagram, we'll formulate the second equation. As we know, N is the force on the pulley by the clamp. Currently, we don't know the exact direction. That's why let's take this N as N vector. Okay. Then minus Ti cap. So this tension will be minus Ti cap because it is in the negative x direction. Similarly, weight of the pulley is in downward direction. So we will write minus mg j cap, and this tension will be minus T j cap as well. So the summation of these forces will be 0 because the system is in equilibrium. So now solve for N vector. So N vector is equal to Ti cap plus mg plus T j cap. Now put the value of T is equal to mg in this equation. So N vector is equal to mg I cap plus mg plus capital Mg j cap. So now this equation has given us the N vector, or the force on the pulley by the clamp, in vector notation. So what will be the magnitude? So the magnitude will be under root a square of the coefficient of I cap plus a square of the coefficient of j cap. So if we rearrange this equation, then we will find the magnitude of N, or the force on the pulley by the clamp, will be G into root under capital M plus small m square plus capital M square. So this will be the required force on the pulley by the clamp. So answer will be D in this case. Here is our next problem. The pulleys and strings shown in the figure are smooth of negligible mass. For a system to remain in equilibrium, the angle theta should be. So here is our system, which has three masses. Two has mass m and one has root under 2m mass. In such problems where there is a string which has negligible mass, it means that the tension in the entire length of that string will remain same. So if this is one string, this is one string. So if there is a tension T1, so till here the tension will be T1. If this one is the second string, then in this case for the entire length the tension will be same, and that will be T2. So let's divide this system into three parts. First part will be this system, which has mass m and a string with tension T1. Second system will be having mass m and its tension T2 of the string. And the third system will have the mass root 2m and the tension of the string T1 and T2. So here is the free body diagram of these three systems. So first system has tension T1 acting upward and the weight mg acting downward. Second system, which is this system, has tension T2 in the upward direction and weight mg in the downward direction. And the third system, which has weight root 2 mg, which is acting downward, and tension T1 acting in this direction, which is making angle theta with the vertical, and tension T2, which is acting in this direction, making an angle theta with the vertical. Here we can see that we have three unknowns, T1, T2 and theta. So if we have three unknowns, then we need to formulate three equations. So let's make three equations from these three free body diagrams. So from first diagram, we will have T1 is equal to mg. From the second diagram, we will have T2 is equal to mg. And from the third diagram, let's resolve the tension in vertical direction. So T1 cos theta plus T2 cos theta is equal to root 2 mg. That will be the third equation.
So from first and second, we have T1 is equal to T2 because both has value mg. Put this T1 is equal to T2 in the equation number 3. Then we'll have mg cos theta plus T2 is also mg. So mg cos theta is equal to root 2 mg. This implies that 2 mg cos theta is equal to root 2 mg. This implies that cos theta is equal to 1 by root 2 because mg will get cancelled and root 2 by 2 is 1 by root 2. So cos theta is equal to 1 by root 2. This means that theta is equal to 45 degree because cos 45 degree is equal to 1 by root 2. So our answer will be option C, that is 45 degree.